मास्टर रतन 50 के दशक में आपने इस बच्चे को फिल्मों में देखा होगा दोस्तों। और एक बच्चा जो कि बहुत देखने में बहुत सुंदर हुआ करता था और उस ज़माने में यह सुपरस्टार था, यानी कि बाल कलाकारों में सुपरस्टार की पदवी इनको हासिल थी। दोस्तों, लोगों को पता नहीं फिल्मों के बाद आखिर ये फिल्मों में से क्यों एकदम से गायब हो गए थे और फिल्मों के बाद यह कहाँ गए, क्या इन्होंने किया। आज यहाँ पर पूरी जानकारी इनके बारे में जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। मास्टर रतन डेविड इब्राहिम की एक फिल्म आई थी बूट पॉलिश। उस बूट पॉलिश के अंदर एक गाना था कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। तो इस गाने की जो दूसरी लाइन होती है कि मुट्ठी में है तकदीर हमारी, यह जो लाइन गाई थी दोस्तों, यह गाई थी मास्टर रतन ने, यानी कि यह जो गाने की लाइन थी यह मास्टर रतन के ऊपर फिल्माई गई थी। और 50 के दशक में जो फिल्म बनाने वाले थे फिल्म निर्माताओं का यह फेवरेट कलाकार हुआ करता था बाल कलाकारों की सूची के अंदर। दोस्तों, अब यहाँ पर जानते हैं कि 5 साल की उम्र में यह हिंदी सिनेमा में किस तरह से आए, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। 19 मार्च 1941 में अजमेर में सैयद नज़ीर रिजवी पैदा हुए थे। इनका नाम सैयद नज़ीर रिजवी था दोस्तों, पर सिनेमा में इनको मोहम्मद रतन के नाम से प्रसिद्धि ज़्यादा मिली थी। अब यहाँ पर ये भी जानेंगे कि इनका नाम किसने बदलने के लिए कहा था या क्यों बदला था और सिनेमा में किस तरह से आए थे। दोस्तों, पिता और भाई इनके फिल्मों से जुड़े हुए थे। पिता सैयद अब्बास अली जो कि दिलीप कुमार की फिल्म आन में भी नज़र आए थे, अब्बास। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, बड़े और जो इनके बड़े भाई हैं, बड़े भाई तो वजीर अली फिल्म प्रोड्यूसर हुआ करते थे उस दौर के अंदर। घर का माहौल फिल्मी था क्योंकि फिल्मों से जुड़े हुए लोग इनके घर पर आते जाते रहते थे। बाद में परिवार इनका बम्बई में शिफ्ट हो जाता है और फिर रतन जो लड़का होता है, ये मास्टर रतन होते हैं, ये फुटबॉल और क्रिकेट में मस्त रहा करते थे। भले ही इनका परिवार फिल्मों से जुड़ा हुआ था, इनको यह कोई अंदेशा नहीं था कि यह फिल्मों में चले जाएंगे। यह तो बच्चापन था इनका और यह आराम से अपना फुटबॉल और क्रिकेट मैच खेला करते थे। एक बार क्या होता है, महान फिल्म राइटर कृष्णचंद इनके घर पर अपनी फिल्म को लेकर चर्चा करने के लिए इनके पिता के पास आते हैं। तो दोस्तों, यह अब रतन को देख लेते हैं जो कि फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहा था। तो अब कृष्णचंद को लगता है कि इस बच्चे को आप लोग फिल्मों में क्यों नहीं उतारते हो जब तुम सभी लोग फिल्मों में हो। यह बात अब रतन के पिता से कृष्णचंद जी कहते हैं। तो जो रतन के पिता होते हुए कहते हैं कि अगर कोई अच्छा सा रोल हो तो ज़रूर इनको फिल्मों में हम उतारेंगे, अगर आपकी नज़र में कोई हो तो बताना। अब जो राइटर कृष्णचंद होते हैं, रतन को 5 साल की उम्र में, जब वे 5 साल के थे, तो उनकी एक फिल्म थी राग। उस राग फिल्म के अंदर उस बच्चे को ले लेते हैं और पहली फिल्म से यह बच्चा छा जाता है और इनको फिल्में मिलने लगती हैं दोस्तों। सभी जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं बच्चे की कोमल मुस्कान को देखकर उनके ऊपर उनको भा जाता है और फिर अपनी फिल्मों में इस बच्चे को लेने लगते हैं। अब नाम इनका कैसे बदला इसके बारे में भी यहाँ पर बताते हैं। एक बार महान अभिनेता प्रेम के साथ यह एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उस फिल्म की शूटिंग के दौरान जो महान अभिनेता प्रेम हैं वह इनसे कहते हैं कि तुम अपना नाम बदल लो, तुम अपना नाम अपना हिंदू तौर तरीके से रख लो, क्योंकि दिलीप कुमार जिनका नाम यूसुफ खान है उन्होंने अपना नाम दिलीप कुमार कर लिया। 1-2 एक्टरों के नाम और बताए थे और बताया कि नाम बदलने के बाद कैरियर चमक उठता है। तो अब इन्होंने भी अपना नाम मास्टर रतन कुमार रख लिया था। रतन कुमार नाम रखने के बाद दोस्तों इनकी प्रसिद्धि में और ज़्यादा 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि उस दौर में फिल्मों के अंदर जो एक्टर थे वो ज़्यादातर अपना नाम हिंदू नामों पर रखा करते थे। लेकिन आज का दौर है, आज के दौर में सभी लोग ज़्यादातर एक्टर बनना चाहते हैं, वो मुस्लिम नाम रखना चाहते हैं। यह दौर की बातें होती हैं। तो दोस्तों 1952 में एक फिल्म आती है जिसका नाम था बैजू बावरा। उस फिल्म में भरत जी जो होते हैं, एक्टर होते हैं, उनके बचपन का किरदार मास्टर रतन ने निभाया था और उस किरदार में 4 चांद मास्टर रतन ने लगा दिए थे। दोस्तों, ऐसा निभाया कि रातों रात अब वह स्टार बन गए थे, लोगों की नज़रों में और ज़्यादा चढ़ गए थे। अब उसके बाद 1953 में एक फिल्म आती है 2 बीघा ज़मीन। 2 बीघा ज़मीन से तो कामयाबी का इन्होंने झंडा ही गाड़ दिया था दोस्तों। उसके बाद 1954 में बूट पॉलिश फिल्म आती है। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ कलाकार का सम्मान इनको दिलवाया था। अब 1954 में ही एक और फिल्म आती है जागृति। जागृति में गाना आया था, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की।
दोस्तों ये गीत तो अब तक भी लोगों के दिलो दिमाग में बसा हुआ है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। अब यहाँ से इनकी किस्मत पलटती है। 1956 में इनके घर परिवार के लोग कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं कि माँ बाप इनके पाकिस्तान जाने को तैयार हो जाते हैं, यहाँ से पलायन करना चाहते हैं। अब माँ बाप के साथ मास्टर रतन को भी अपने माँ बाप के साथ पड़ोसी मुल्क में जाना पड़ता है। और इंडिया के अंदर इनकी आखिरी फिल्म थी जागृति। जागृति में आखिरी बार यहाँ पर इंडिया के अंदर काम किया था। अब यह पड़ोसी मुल्क में जा चुके थे, मगर पाकिस्तान में भी फिल्मों में इन्होंने काम करना प्रारंभ रखा, वहाँ भी फिल्मों में काम करने लगे। और जागृति फिल्म की रीमेक बेदारी वहाँ पर फिल्म बनाई जा रही थी, उसमें इन्होंने काम किया। और रतन ने जैसे उस फिल्म में काम किया तो यह फिल्म सुपरहिट हो जाती है और रतन वहाँ भी एक बड़ा स्टार बनकर उभरते हैं। फिर दोस्तों पाकिस्तान में इनकी 2 फिल्में आई, मासूम और वाहरे ज़माने। इन्होंने भी वहाँ तहलका मचा दिया था और अब तो मास्टर रतन के चर्चे हुआ करते थे पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर। अब ये 18 साल के हो जाते हैं और 18 साल की उम्र में एक नागिन फिल्म आती है, नागिन फिल्म पाकिस्तान के अंदर। उस नागिन फिल्म के अंदर इनको लीड रोल में लिया जाता है। और दोस्तों यह फिल्म पाकिस्तान की पहली ऐसी फिल्म थी जो सिल्वर जुबली मनाकर वहाँ के सिनेमा घरों से उतरी थी, यानी कि इतनी सुपरहिट फिल्म यह गई थी। फिर दोस्तों मास्टर रतन वहाँ भी सुपरस्टार की श्रेणी में आ गए थे। खूब उन्होंने वहाँ पर पैसा कमाया, खूब इनके चर्चे हुए, खूब फिल्मों में काम किया। तकरीबन वो 18 फिल्मों में वहाँ पर काम कर चुके थे और बहुत सारा पैसा फिल्मों से वह कमा चुके थे। मगर दोस्तों अब उनकी ज़िंदगी में एक और उतार चढ़ाव आता है। दोस्तों वो पत्नी और बच्चों के साथ लाहौर में रहा करते थे और एक दिन उनकी बच्ची का, जो कि 4 साल की थी, उनका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। और उस एक्सीडेंट से मास्टर रतन को इतना झटका लगता है कि वह सदमे में चले जाते हैं और अब वह ना किसी से बात करते हैं, ना वह फिल्में करते हैं, सदमे में होकर बैठ जाते हैं। अब वह सदमे से उभरने के लिए 1979 में अमेरिका चले जाते हैं, 1979 में, और वहाँ जाकर रहने लगते हैं। मगर दोस्तों वहाँ भी ये चैन से नहीं रह पाते हैं। जब इनकी उम्र 40 पहुँचती है तो 40 साल की उम्र में इनके फेफड़े खराब हो जाते हैं और यह सांस लेना बंद कर देते हैं इनके फेफड़े, और इनके मुंह में ऑक्सीजन की नली पड़ी रहती है। और 1996 में फिर से इनको बदला पड़ता है, फिर से इनको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ के डॉक्टर बड़ी मुश्किल से इनको 1996 में इलाज करके बचा पाते हैं। अब दोस्तों बच तो गए थे, लेकिन इनके मुंह में ऑक्सीजन की नली पड़ा रहा करती और इसी तरह से ज़िंदगी को गुजार रहे थे। अब कुछ समय के बाद इनको लकवा मार जाता है और लकवा मारने के बाद अब इनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ऊपर से गले में नली पड़ी रहती है, ऑक्सीजन की पाइप, और इसी तरह से ये जी रहे थे। अब ऐसे जीते जीते 2016 आ जाता है और दोस्तों 2016 में तो ऑक्सीजन की पाइप ने भी काम नहीं किया, क्योंकि जो फेफड़े हैं उनको ऑक्सीजन की पाइप के द्वारा ऑक्सीजन मिला करती थी, क्योंकि वह ख़राब थे, अपने आप सांस लेने में असमर्थ थे। और अब वह फेफड़े इतने ख़राब हो जाते हैं कि ऑक्सीजन की पाइप के द्वारा अगर ऑक्सीजन भी दी जाती है तो वह ऑक्सीजन को भी सोखने में नाकामयाब हो रहे थे। और 2016 में ऑक्सीजन की पाइप भी काम नहीं आई और फिर उनको कैलिफोर्निया ले जाया जाता है हॉस्पिटल में। वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट तो किया जाता है, लेकिन वहाँ पर बात बन नहीं पाती है और 2016 में इनकी तड़प कर कैलिफोर्निया में इनकी मौत हो जाती है। तो इस तरह से एक कलाकार जो हिंदुस्तान की सरजमीन से निकला, फिर पाकिस्तान में झंडे गाड़े और फिर उसके बाद अमेरिका चले गए। वहाँ पर उनको 40 साल की उम्र में फेफड़े उनके ख़राब हो जाते हैं और उस दर्द से जूझते जूझते उनको लकवा भी मार जाता है, गले में नली पड़ी रहती है जब तक जीते हैं, और फिर अंत में वह फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं और यह मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो जीवन के अंदर न जाने कुछ क्या हो जाए, कोई पता नहीं होता है दोस्तों। तो जीवन को अच्छी तरह से जिएं, हर पल को ऐसे जिएं कि आज बस ये पल आखिरी का है, तो इसको अच्छी तरह से जी लें। ये ना सोचें कि कल जिएंगे, परसों जिएंगे, पता नहीं चलता कल हो या ना हो, परसों हो या ना हो। इसलिए आज में जीना चाहिए। ज़िंदगी है तो सिर्फ आज है, वरना कुछ भी नहीं है। दोस्तों आप यहाँ पर जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगता है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताया ज़रूर करें, जिससे कि हम और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए निकाल कर लेकर आ सकें। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।